माफ़ कर दीजिए, हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। सांझ उसके पास घुटने के बल बैठ गई, जो अपना सिर पकड़े हुए था। आपने कहा था ना कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आपकी सांझ कमज़ोर नहीं है साहब, नहीं हैं हम कमज़ोर। बिस्वा कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या करे और क्या नहीं। उसे सिर्फ सांझ दिख रही थी, जो उससे दूर जा रही थी। बिस्वा कसकर सांझ को अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती साहब। हमें भी आपसे दूर नहीं जाना, पर हम अदालत के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते। समझने की कोशिश कीजिए, सांझ उसे समझाते हुए बोली। सिर्फ 7 सालों की ही तो बात है साहब। 7 साल? तुम्हें यही लगता है सांझ? एक क्षण भी मैं तुम्हें ना देखूं, मुझे तो पागलों की तरह बेचैनी हो जाती है। हम समझते हैं साहब। का कुछ नहीं समझती तुम? बिस्वा गुस्से से तकलीफ़ से उसका हाथ झटक दिया। सांझ रोते हुए से देख रही थी। तुम रह लोगी मेरे बगैर, पर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोची मेरे बारे में। जानता हूँ उन लोगों को मार कर सही किया, पर ऐसे इस तरह से मार कर तुमने मेरे हिस्से तन्हाई लिख दी सांझ। साहब प्लीज़ खुद को संभालिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो हम कैसे जा पाएंगे? सांझ सुबकते हुए बोली। मैं भी तुम्हारे साथ जेल चलूँगा। बिस्वा अपने आंसू साफ करते हुए खड़ा हुआ। सांझ हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। इंस्पेक्टर देव, मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। बिस्वा अपने हाथ इंस्पेक्टर देव की तरफ बढ़ाकर कहा। पागल हो गए हैं आप? सांझ उसे अपनी तरफ करके बोली। वैभव और सक्षम भी बिस्वा के घर पहुंचे तो इंस्पेक्टर देव को देख हैरान हो गए। वो जानते थे इंस्पेक्टर देव सांझ को अरेस्ट करने ही आए होंगे। सांझ बिस्वा के गले लग गई। वो रोते हुए बोली, हम जानते हैं साहब, ये 7 साल ना आपके लिए आसान होगा ना हमारे लिए। तन्हाई आपको मिली है तो बेबसी और रुआसी हमें भी तो मिली है। हम भी आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाते हैं। तो मत जाओ ना फिर। बिस्वा कहा तो सांझ अपने होंठ भींच ली। सक्षम और वैभव उन्हें इस तरह से देख भावुक हो गए थे। सांझ बिस्वा का ललाट चूम लिया और उसके गाल पर हाथ रखकर बेहद ही प्यार से बोली, हम वापस आएंगे साहब, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास। तब तक वादा करिए हमसे, खुद को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। बिस्वा लगातार उसकी आंखों में देख रहा था। सांझ उसका हाथ पकड़कर आगे बोली, साहब अगर आप यहाँ खुश रहेंगे तो हम भी वहाँ अच्छे से रह पाएंगे। कभी खुद को हर्ट मत कीजिएगा, वरना हम सह नहीं सकेंगे। नहीं करूँगा हर्ट खुद को। तुम भी वादा करो मुझसे। कैसा वादा? यही कि 7 साल के बाद तुम पक्का मेरे पास ही आओगी, उसके बाद फिर कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। वादा रहा। सांझ कहकर उसके सीने से आ लगी। बिस्वा कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इंस्पेक्टर देव ये सब देखकर भावुक हो गए। उसने अपनी उंगलियों के छोर से अपने आंसू पोंछ लिए। वैभव भैया, सच्चम भैया, आप दोनों से कुछ मांगूं तो दोगे? बिल्कुल देंगे, तुम एक बार मांग कर तो देखो। सच्चम अपने आंसू पोंछ कर कहा। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक आप साहब का ध्यान रखेंगे ना, उन्हें उदास मत होने दीजिएगा। सांझ बिस्वा को देख कर बोली तो रोते हुए मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर देव सांझ को अपने साथ लेकर चले गए। बिस्वा फफक कर रो पड़ा। वैभव से अपने सीने से लगा लिया। रूपा वर्षा भी सांझ और बिस्वा के लिए दुखी थी, पर अदालत के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। सांझ को पुणे की ही एक सेंट्रल जेल में ले जाया गया। उसके कपड़े बदलवाए दिए गए। जो उसने साड़ी पहन रखी थी उसे जब्त कर लिया गया और सांझ को सफ़ेद साड़ी पहनने को मिली, जिसकी बॉर्डर नीले रंग की थी। हवलदार सांझ को लॉकअप में बंद कर दिया। वहाँ लाइन से बहुत सारे लॉकअप बने हुए थे। सब कोई अपने लॉकअप में से सांझ को देख रहा था। सांझ चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। बिस्वा अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया। सांझ को याद कर खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर अपने दिल को कैसे समझाए। उस घर के हर कोने में सांझ के होने का उसे एहसास होता था। सोते वक्त खाली बिस्तर उसे सांझ की याद दिला देती थी। सुबह सुबह कोई उठाने वाला नहीं था, ना कोई उसे फटकारने वाला था। सांझ की डांट को याद कर कभी कभी वो खिलखिलाकर हंस पड़ता, तो कभी उसे याद कर रो देता। देखते ही देखते सबके एग्जाम भी हो गए।
हमेशा की तरह विश्वा अच्छे नंबर से पास किया था। टॉप तो नहीं कर पाया, पर उसके लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। वैभव भी अच्छे नंबर से पास हो गया था। सक्षम और वर्षा खींच तीस कर पास हो गए थे। उन्हें पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। वर्षा को घूमना पसंद था तो सक्षम को दोस्त के साथ मौज मस्ती करना पसंद था। कॉलेज से ही विश्वा को एक अच्छी सी ऑटोमोबाइल कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। वैभव अपने डैड के बिजनेस में हाथ बटा रहा था। एक दिन सब विश्वा के घर आए हुए थे। वर्षा बहुत उदास थी। सक्षम ने पूछ लिया, क्या हुआ? तुझे ऐसे उल्लुओं की तरह मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? बकवास बंद करो तुम, वर्षा गुस्से से बोली। बात क्या है वर्षू? सक्षम बस मजाक कर रहा है। तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? वैभव कहा तो वर्षा सक्षम को घूरने लगी। ये बंदर मेरे सामने एक लड़की से कह रहा था, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट, कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। ये सुअर मेरे ही सामने लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और इतना ही नहीं, इसने तो उसकी हथेली को भी चूम लिया था, कहकर वो जंगली बिल्ली की तरह सक्षम को घूरने लगी। सक्षम सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये पहली बार नहीं था कि सक्षम किसी लड़की से फ्लर्ट किया हो। वो तो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता था। पर वर्षा इतनी अपसेट क्यों है, ये बात सक्षम को समझ नहीं आई। तुझे क्या दिक्कत है? मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करूं। सक्षम वर्षा के सामने जाकर खड़ा हो गया। वर्षा जो पहले से ही सक्षम की हरकत से आग की भट्टी की तरह जल रही थी, सक्षम की बात सुनकर पट पड़ी। उसने खींचकर एक थप्पड़ सक्षम के गालों पर रसीद दिया। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वैभव मुंह पर हाथ धरे हंस रहा था। दिक्कत है मुझे, समझे तुम? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? आराम से भी तो कह सकती थी ना, थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? सक्षम अपने गालों पर हाथ धरे पूछा, एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी? यही कि यू आर माइन। वर्षा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। वर्षा, हम तो दोस्त हैं ना, फिर तू ये सब कैसे सोच सकती है हमारे बारे में? भाड़ में गई दोस्ती, मुझे नहीं बनना तेरा दोस्त, समझा तू? पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, आई लव यू। हैं? सक्षम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वैसा उसके कॉलर को पकड़कर उसका चेहरा अपने पास की। सक्षम की आंखें डर से फैल गई। अब क्या करेगी ये लड़की? कहीं मेरा दूसरा गाल न सुझा दे, सक्षम अपने मन में बोला। उसकी सोच से उल्टा वर्षा उसके होठों पर अपनी होठ रखती। वैभव रूपा की आंखें फैल गई। दोनों अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लिए। वर्षा उसे छोड़ी और कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, चुपचाप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। नहीं करूँगा तो कॉलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग से फेंक दूंगी तुम्हें। ऐसे तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हें मार कर खुद को फांसी लगा लूँगी, बेवकूफ़ इंसान। फिर ऊपर जाकर दोनों भूत भूत खेलेंगे। यार ऐसे कौन प्रपोज करता है? सक्षम कहा तो वर्षा बोली, मैं करती हूँ ऐसे। उधर वैभव किचन साइड पेट पकड़कर हंस रहा था। तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? रूपा पूछी तो वैभव उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो भी हंसने लगी। ये दोनों इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? वर्षा उसकी आवाज़ सुनकर बोली। सक्षम मंद मंद मुस्कुराने लगा। अब तुम क्यों मुस्कुराए जा रहे हो, बंदर कहीं की? ये देखो, कहकर सक्षम एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर वर्षा फट पड़ी। ये तुम्हारे साथ जो लड़की है वो वैभव है? हाँ, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? कभी कभी दिल की बातें जुबान पर लाने के लिए ये सब करना पड़ता है, वैभव हंसते हुए कहा तो वर्षा अपने नाखून चबाने लगी। सक्षम उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वर्षा गुस्से से उसे घूरी। सक्षम बेपरवाही से कहा, अब तो ये हाथ कभी नहीं हटेगा तुम्हारे कंधे से, कहकर सक्षम उसे अपने करीब खींच लिया। अब क्या हुआ तुम्हें? सक्षम परेशानी से कहा। सबको दिखता था मेरी आंखों में कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, पर तुम कभी समझ नहीं पाए। कैसे समझता मैं? तुम कभी कुछ जताई ही नहीं, हमेशा मुझसे झगड़ती ही रहती थी। कुछ भी कहो तो तुम दोस्ती का टैग लगा देती थी। सक्षम कहा तो वर्षा अपना मुंह बिचका ली। अच्छा बताओ, क्या करूं अब मैं? सक्षम प्यार से बोला तो वर्षा रूठी हुई बोली, उठक बैठक करो जब तक मैं ना बोलूं, रुकना नहीं है। वर्षा बोली तो सक्षम तुरंत उठक बैठक करने लगा। वैभव काउंटिंग करने लगा।
वर्षा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। विश्वा अपने कमरे से बाहर आया तो सब उसके पास चले गए। विश्वा, आज संडे है, तू आज भी ऑफिस जा रहा है? हाँ, वो ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। विश्वा अपनी घड़ी देखते हुए कहा। झूठ क्यों बोल रहा है? सब पता है हमें, सांच की याद न सताए इसलिए सारा दिन खुद को काम में झोंकता रहता है। वैभव उसे देखकर कहा। सब पता है तो हर बार पूछता क्यों है तू? चल, मुझे लेट हो रहा है, शाम को आकर मिलता हूँ, कहकर वो अपने ऑफिस चला गया। सब उसे जाते देखते रह गए। उसका यार पहले से काफ़ी बदल गया था। सांझ को जेल गए पूरे 7 महीने हो गए थे। हमेशा की तरह वो बाकी कैदियों के साथ खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। सांझ को अचानक से उल्टी जैसा फील हुआ तो वो भागकर वहाँ लगे नल के पास गई और उल्टियाँ करने लगी। एक महिला सांझ के पास आई और उसका पीठ सहलाते हुए बोली, सांझ बच्चे, तुम ठीक तो हो? पता नहीं काकी, बहुत अजीब सा लग रहा है। सांझ अपना मुंह धोते हुए बोली। काकी सांझ को अपने साथ लेकर आई और सांझ को एक जगह बैठा दी। उन्होंने इसकी आंखों में देखा, फिर नब्ज चेक किया। सांझ कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी काकी सांझ के पेट पर हाथ रखकर बोली, सांझ, तू पेट से है। ये आप क्या बोल रही हैं काकी? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, बहुत जल्दी तू माँ बनने वाली है। आप सच बोल रही हैं? हम माँ बनेंगे? वो भावुक होकर पूछी। काकी कहकर सांझ का सिर चूम ली। काकी सबको ये खबर सुनाई तो सब सांझ को बधाई देने लगी। वैभव, सक्षम, रूपा, वर्षा सब सांझ से मिलने आते थे पर विश्वा एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। सांझ इस वजह से बहुत उदास हो गई थी। विश्वा जानबूझकर उससे नहीं मिलता था। वो जानता था अगर वो सांझ से मिला तो वो अपना होश गंवा बैठेगा। ना वो खुद कमज़ोर पड़ना चाहता था, ना ही सांझ के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता था। वहीं विश्वा खाना खाता जो वह जेल में सांझ को खाने को मिलता। अगर सांझ वहाँ सूखी रोटी खाती थी तो विश्वा भी खाने में वही खाता था, जबकि वो जो चाहे खा सकता था। सोता भी था तो नीचे फर्श पर, क्योंकि उसकी सांझ भी तो नीचे ही सोती थी। सांझ वहाँ जेल में बंद थी तो विश्वा यहाँ आज़ाद होकर भी एक कैदी की तरह जी रहा था। विश्वा हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दोस्त खुशी से नाचते हुए विश्वा के घर पर आ गए। विश्वा, वह जोर से बोल और विश्वा अपनी शर्ट पहनकर जल्दी से नीचे आया और उन्हें खुश देखकर कहा, क्या हुआ वैभव, तुम सब इतनी सुबह सुबह यहाँ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। क्या बात है? तू सुनेगा तो तू भी खुशी से झूम उठेगा। सक्षम नाचते हुए कहा। ऐसा क्या है? हम सब सांझ से मिलने गए थे, वर्षा बोली। कैसी है वो? विश्वा जिज्ञासा से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, वो ठीक है, बहुत जल्द में मासी नहीं तो बुआ बनने वाली हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। विश्वा अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। तभी वैभव उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बाप बनने वाला है मेरे यार। विश्वा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम सब? ये मजाक नहीं है विश्वा, तू सच में बाप बनने वाला है। मैं सच में बाप बनूंगा, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। हाँ मेरे यार, कहकर वैभव उसे गले लगा लिया। विश्वा भावुक हो गया। वैभव उसे शांत करवाया और सांझ की दी हुई चिट्ठी विश्वा को दे दिया, जिसे लेकर विश्वा बोला, मैं पढ़कर आता हूँ, कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। पहली बार सांझ उसके लिए चिट्ठी लिखी थी। विश्वा बेड पर बैठकर उसकी चिट्ठी पढ़ने लगा। उसकी आंखें नम होती चली गई। उसने कसकर उस कागज़ को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो कागज़ उसकी सांझ हो। चिट्ठी में सांझ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लिखी थी। सांझ अपने पेट पर हाथ रखकर घंटों अपने बच्चे से बात करती रहती थी। अजीब सा सुकून उसे मिलता था। जेल में सब लोग सांझ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। काकी थोड़ी बुजुर्ग थी, इसलिए उन्हें इस सब का बहुत ज्ञान था। वो हमेशा सांझ की खैरियत पूछती रहती थी। देखते ही देखते 9 महीना बीत गया। सांझ का पेट काफ़ी भारी हो गया था। खुद से वो चल नहीं पाती थी। सांझ के दोनों गाल फूल कर गुब्बारे जैसे हो गए थे। सरकार की तरफ से सांझ का खास ख्याल रखा जा रहा था। एक दिन उसके पेट में सुबह से ही दर्द हो रहा था, पर सांझ उसे इग्नोर कर रही थी। शाम होते होते उसका दर्द बढ़ता चला गया। वो दर्द से तड़पने लगी। इंस्पेक्टर देव और काकी सांझ को फौरन हॉस्पिटल लेकर चले गए।
उधर से वैभव विश्वा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। विश्वा के कानों में सांझ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर वो तड़प उठा था। सांझ का इस तरह से दर्द में चिल्लाना विश्वा के सीने में चुभन पैदा कर रहा था। एक चीख के साथ सांझ बेहोश होकर लुढ़क गई। विश्वा को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो वैभव के गले लग गया। नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई तो उसे विश्वा की गोद में थमाते हुए बोली, मुबारक हो, लड़का हुआ है। विश्वा के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशियाँ छा गई। विश्वा अपने बेटे को बहुत ध्यान से अपने हाथों में लिया। अजीब से एहसास उसे घेरे हुए थे। आंखें आंसू से भरी हुई थी। विश्वा एकटक उसे देख रहा था, जो बेफिक्र होकर सो रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ, लाल लाल गाल विश्वा को लुभा रहे थे। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुकून से विश्वा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ घंटों के बाद सांझ को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी। वैभव बच्चे को लेकर सांझ के पास आया। उसने बच्चे को सांझ की गोद में दे दिया। साहब नहीं आए? सांझ उम्मीद भरी नज़रों से वैभव से पूछी। आया है वो, वह तुम्हारे सामने आने से डरता है, कहीं तुम कमज़ोर न पड़ जाओ। वैभव कहा तो सांझ कुछ नहीं बोली और अपने बच्चे को देखने लगी। बाहर खड़ा विश्वा उसे देखकर अपने आंसू पोंछ लिया। सांझ अपने कांप रहे होठों से अपने बच्चे का सिर चूम ली। अभी बेहद कमज़ोर हो गई थी वो। वैभव बच्चे को लेकर उससे बातें करने लगा। वो टुकर टुकर उसे ताक रहा था। वैभव प्यार से उसके सिर को चूम लिया। कुछ महीने तक बच्चा सांझ के साथ रहा। फिर अदालत के फैसले के अनुसार वो बच्चा विश्वा के पास चला गया। जेल में बच्चे को रखना उचित नहीं होता। जब तक एक नवजात शिशु को अपनी माँ की ज़रूरत होती है, तब तक वो बच्चा सांझ के पास रहा। जेल में बच्चे की परवरिश करना ठीक नहीं होता। इसका गलत प्रभाव भी बच्चे पर पड़ सकता था। सांझ अपने जिगर के टुकड़े को तड़पते हुए वैभव के हाथों में दे दी। उसका दिल रो रहा था। वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी। वैभव उसकी कंडीशन समझता था। उसने वादा किया कि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। एक मामा होने के नाते वो अपने सारे फर्ज निभाएगा। सांझ कुछ नहीं बोली। अपने बच्चे को दूर जाते हुए देखी तो फपक पड़ी। काकी उसे अपने सीने से लगा ली। एक माँ के लिए कितना दर्दनीय होता है अपने कलेजे को खुद से दूर करना। सचम जब बच्चे से मिला तो वो उसके ऊपर वॉशरूम कर दिया। सब उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ी। क्या बात है सच्चम, लगता है बच्चे को तुम बहुत पसंद आ गए हो, तभी तो वो तुम्हें प्रसाद दे दिया। बकवास बंद करो तुम, वो खींचते हुए वैभव से कहा। रूपा वर्षा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जाकर मेरी शर्ट पहन लो सच्चम, मैं इसके कपड़े बदल देता हूँ, कहकर विश्वा अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। वो विश्वा को गौर से देखने लगा। उसकी कत्थई आंखें विश्वा को सांझ की याद दिला देती थी। विश्वा अपना सर झटका और उसके कपड़े बदलने लगा। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों को मुंह में डाल रहा था। विश्वा अपनी आंखें दिखाया तो वो शांत हो गया और अपनी उंगलियों को मुंह से बाहर निकाल लिया। विश्वा उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो बच्चा विश्वा की आंखें देखकर ही समझ जाता था कि उसके बाबा गुस्से में हैं। अभी विश्वा हैरान था कि उसका बच्चा अभी से ही सब कुछ समझता है। विश्वा उसका नाम गणेश रखा। विश्वा की आई को बप्पा से काफ़ी लगाव था। इस वजह से विश्वा भी उन्हें काफ़ी मानता था। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम बप्पा के नाम से रखा, गणेश। सब प्यार से उसे गड़ू बुलाते थे। सबका लाडला था गणेश। चेहरा गोल मटोल गुब्बारे जैसा था। जब वो हंसता था तब विश्वा की तरह ही उसके गाल पर भी डिम्पल आ जाते थे। वर्षा रूपा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। गणेश रूपा के दुपट्टे के साथ खेलता रहता था तो वर्षा के कर्ली हेयर गणेश को बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे पकड़ लेता था। वर्षा दर्द से चिल्ला देती थी। उसे दर्द होता था जब गणेश उसके बाल खींचता था। उसे तो अच्छा लगता था, पर वर्षा की हालत खराब हो जाती थी। रात में विश्वा उसे अपने ऊपर लिटाकर सोता था। वो अपने बाबा के सीने पर सर रखकर लेट जाता था। रात में उसे भूख लगती तो विश्वा उसके लिए बोतल में दूध भरकर पीने को देता।
वो इत्मीनान से अपने दोनों हाथों से अपने निप्पल को पकड़ लेता था और अपना दूध पीने लगता था। विश्वास सांझ की तस्वीर के साथ देर रात तक बातें करता रहता था। जेल में सांझ अकेली रात को आसमान में चांद को निहारती और उससे बातें करती, जैसे वो चांद उसकी बातें समझ रहा हो। उसे अपने बच्चे और साहब की बहुत याद आती थी। दोनों में से कोई भी आज तक सांझ से मिलने नहीं आया। वो बेफिक्र थी अपने बच्चे को लेकर। वो जानती थी विश्वा उसका बेहतर से बेहतर ख्याल रखता होगा, पर फिर भी माँ तो माँ ही होती है। सांझ को अपने बेटे को सीने से लगाना था। उसे आज भी याद है किस तरह वो अपने बेटे को वैभव के हाथों में थमाई थी। उसका दिल तड़प कर रह गया था। गणेश अब बेड, चेयर, सोफा कुछ न कुछ पकड़ कर चलने लगा था, इसलिए विश्वा की मुसीबत भी काफ़ी बढ़ गई थी। एक पल के लिए भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ता था। गणेश कभी उसके फाइल में रखी पेपर के साथ खेलने लगता, तो कभी आईने के पास खड़ा होकर खुद को देख अजीब तरह की शक्ल बना लेता। ड्रेसिंग टेबल पर से विश्वा ने सभी चीज़ें हटा दी थी जिससे गणेश को चोट लगती थी। विश्वा नहाकर बाहर आया तो गणेश ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। विश्वा अपने बाल पोंछते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। गणेश अपने बाबा को देखकर अपनी मुंडी पीछे घुमा लिया। विश्वा उसे देख मुस्कुरा उठा। विश्वा पहले खुद तैयार हुआ, फिर गणेश को तैयार कर दिया। वो गणेश को लेकर नीचे आया और उसके लिए दूध में कॉर्नफ्लोर डालकर गणेश को खिलाने लगा। विश्वा उससे खिलाकर खुद पानी पीकर गणेश को ऑफिस लेकर चला गया। विश्वा अब कंपनी का मैनेजर बन गया था। अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। गणेश को उसने एक छोटी सी चेयर पर बैठा दिया और उसे अपना फ़ोन दे दिया। गणेश अपने बाबा के फ़ोन में सांझ की तस्वीर को देख मुस्कुराने लगा। विश्वा ने उसे बताया था कि ये उसकी आई है। गणेश बहुत प्यार से सांझ की तस्वीर पर अपने हाथ फेर रहा था। वहीं विश्वा अपने काम में लगा हुआ था। 7 साल बाद एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने एक हवलदार को कुत्ते की तरह पीट रही थी। उसकी आंखों में क्रोध उमड़ रहा था। आसपास खड़ी औरतें उसे ये सब करते हुए देख रही थी। किसी ने भी उस हवलदार को बचाने की कोशिश नहीं की। साइड में एक लड़की अपने ऊपर शाल लपेटे सिसक रही थी। वो औरत हवलदार को और मार पाती उससे पहले एक महिला कांस्टेबल इंस्पेक्टर देव को लेकर वहां पहुंची। इंस्पेक्टर देव उस औरत को देखकर बोली, रुक जाओ सांझ, 2 दिन बाद तुम यहाँ से छूटने वाली हो। अगर ऐसे ही तुम लोगों को मारती रहोगी तो यहाँ से कभी नहीं बाहर जा पाओगी। ताउम्र इस जेल में गुजार लेंगे हम, पर अपनी आंखों के सामने किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। सांझ गुस्से से बोली, साहब मुझे बचा लो, वरना ये औरत मुझे मार डालेगी। हवलदार डर से इंस्पेक्टर देव से कहा। सांझ मार मार कर उसकी हालत पतली कर दी थी। अगर वक्त पर इंस्पेक्टर देव आते नहीं तो सांझ आज उसकी जान ले लेती। इसने किया क्या है सांझ, जो तुम इतनी बेदर्दी से इसे मार रही हो? इंस्पेक्टर देव सांझ को हैरत भरी निगाहों से देखती हुई पूछी। सांझ उस लड़की को इंस्पेक्टर देव के सामने लाकर बोली, जो अपने ऊपर शॉल लपेटी हुई थी। इसे देख रहे हैं आप इंस्पेक्टर देव? इसकी उम्र मात्र 21 साल की है। इसके साथ किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले ली। इस वजह से आज ये जेल में है, पर यहाँ आकर भी इसका दामन सुरक्षित नहीं है। अरे इसकी बेटी की उम्र की है ये लड़की। सांझ गुस्से से हवलदार को देखते हुए बोली, भेड़िया सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी हैं। हम औरत ना बाहर सुरक्षित रह सकती हैं और ना अंदर। अगर वक्त पर मेरी आंखें ना खुलती तो आप सोच भी नहीं सकते ये दरिंदा इसका क्या हश्र करता। ये औरत झूठ बोल रही है साहब, ये मुझे फंसाना चाहती है। हवलदार अपनी सफाई देते हुए कहा। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं? आधी रात को तुम इसके लॉकअप में क्या करने आए थे, बताओगे सबको? सांझ बोली तो हवलदार सकपका गया। मैं बस देखने गया था कि ये ठीक है कि नहीं। ओह, तो सिर्फ इसकी ही लॉकअप में चेक किया, बाकी के नहीं? रिश्तेदार लगती है ये तुम्हारी। हमसे भी आकर पूछ लेती हम ठीक हैं या नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सांझ गुस्से से बोली। इंस्पेक्टर देव खींचकर एक थप्पड़ उस हवलदार को मार दिए। उन्होंने सबके सामने
हवलदार के कपड़े उतरा दिए और उठक बैठक करवाने लगी। सभी औरतें हवलदार को घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। हवलदार खुद को सभी औरतों के बीच शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर देव हवलदार को घसीटते हुए वहां से ले गए। उन्होंने सभी औरतों से माफ़ी मांगी। इंस्पेक्टर देव का स्वभाव बहुत अच्छा था। सभी औरतें उन्हें माफ़ कर दी। उन्होंने सबको यकीन दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम ठीक हो? सांझ लड़की से पूछी, जो सोल लपेटे सिसक रही थी। सांझ के ऐसे पूछने पर वो लड़की उससे लिपट गई। सांझ अगर काकी की मदद से अपने लॉकअप का दरवाज़ा न खुलवाती तो पता नहीं उस लड़की के साथ वो हवलदार क्या सलूक करता। काकी उसी लॉकअप में बंद थी जिसमें वो लड़की थी। उन्होंने लड़की को बचाने की कोशिश की तो हवलदार उन्हें दूर झटक दिया। काकी चालाकी से उसके पेट की जेब से लॉकअप की चाबी निकाल ली और सामने सांझ के लॉकअप की तरफ बढ़ा दी। सांझ होशियारी से अपना लॉकअप खोल ली और वक्त पर जाकर उस लड़की को बचा ली। ऐसा नहीं है कि सांझ आज पहली बार किसी को इस तरह से मारी हो। पहले भी जेल में ऐसे हादसे हो चुके थे और सबको सांझ बहुत अच्छे से सबक सिखाई थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सांझ के सामने किसी लड़की को छेड़ दी। हवलदार भी सबसे पहले सांझ को बाहर से सोते हुए देखा, तब वो उस लड़की के लॉकअप में गया। पर उसकी किस्मत ही खराब थी। सांझ को अपने साहब और अपने बच्चे के बगैर नींद कहाँ आती थी। वो तो सिर्फ आंखें मूंदे ऐसे ही लेटी हुई थी। शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सांझ बहुत मुश्किल से उस लड़की को संभाली। काकी प्यार से उस लड़की के सिर पर हाथ फेर दी। विश्वा गणेश को लिए बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने अपना सिर पीछे बेड से लगाया हुआ था। 7 साल का गणेश होने वाला था अब। गणेश उसे गुदगुदी कर हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर वो शांति से फाइल पढ़ते हुए अपने बेटे की हरकतें देख रहा था। गणेश कभी उसके पेट पर गुदगुदी करता तो कभी उसकी गर्दन पर। बाबा, आप तो हंस ही नहीं रहे हो। आपको गुदगुदू नहीं करता होता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो आराम से कहा। गणेश भी अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, तो मुझे भी गुदू गुदू नहीं होता। सच्ची? विश्वा बोला और अपनी फाइल को साइड टेबल पर रखकर गणेश को अपनी गोद में ले लिया। विश्वा अपनी दाढ़ी से गणेश की गालों पर रगड़ने लगा। गणेश खिलखिलाकर हंसने लगा। विश्वा अपनी दाढ़ी से गणेश के पेट पर गुदगुदी करने लगा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाबा बस करो ना, मुझे गुद्दू गुद्दू हो रहा है। हाँ हाँ बाबा बस ना, तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हें गुदगुदी नहीं होती। विश्वा कहा तो गणेश मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा बच्चों, बाबा के साथ मजाक करते हो? विश्वा फिर से उसे गुदगुदी करने लगा। गणेश हंसते हंसते लोट पोट हो गया। विश्वा उसके माथे को चूम लिया। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कहकर विश्वा उसके सिर पर थपकी देने लगा। बाबा, आई कब आएंगी? गणेश के सवाल से विश्वा खामोश हो गया। बताओ ना बाबा, आई कब आएंगी? कब तक उनका मिशन कंप्लीट होगा? गणेश उत्सुक होकर पूछा। जब भी गणेश अपनी आई के बारे में पूछता था तब विश्वा यही कहता था कि उसकी आई एक मिशन पर गई हैं। वो बहुत जल्द अपने गणेश के पास आएंगी। बहुत जल्दी आपकी आई आएंगी बेटा, झूठ बोलते हैं आप। आप हर बार कहते हैं कि आई आएंगी, पर वो कभी नहीं आई। अब तक तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते आए हो। वो रोने लगा। विश्वा उसके आंसू पोंछते हुए उससे पहले गणेश वहाँ से उठकर भाग गया। गणेश, मेरी बात सुनो बेटा। विश्वा उसके पीछे पीछे गया, पर गणेश अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गणेश बच्चे, देखो बाबा के साथ ऐसा नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी आई जल्दी वापस आ जाएंगी बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप जाओ यहाँ से। आई मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं कहते गणेश, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, विश्वा उसे मनाते हुए कहा। गणेश अपने छोटे से बिस्तर पर जाकर लेट गया। पास में सांच की तस्वीर थी, जिसे देखकर गणेश रोने लगा। आई, आप वापस आ जाओ ना, मैं शरारत नहीं करूँगा, आपकी सारी बातें मानूंगा। प्लीज़ मुझे अपने सीने से लगा लो ना आई। गणेश रोते हुए ये सब कह रहा था। बचपन से सिर्फ सांझ की तस्वीरों को ही देखते आया है, हकीकत में कभी वो सांझ से नहीं मिला। बाहर खड़ा विश्वा कमरे की
डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। गणेश सांझ की तस्वीर को ली बिस्तर पर लेटा रो रहा था। गणेश विश्वा भावुक होकर कहा तो गणेश अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देखा। विश्वा उसके पास बैठ गया। गणेश जाकर उससे लिपट गया। मुझे आई की बहुत याद आती है बाबा, प्लीज़ आई को बोलो ना वो अपने गणेश के पास वापस आ जाएं। विश्वा उसे अपनी बाहों में भर लिया और इसका सिर चूम लिया। गणेश जो अभी विश्वा से नाराज हो गया था, अभी उसकी गोद में सो रहा था। बहुत मुश्किल से विश्वा उसे शांत करवाया। विश्वा की आंखें भी भारी हो गई थी। बिस्तर सांझ की तस्वीर पड़ी थी जिसे विश्वा अपनी सूनी आंखों से निहार रहा था। सांझ जेल में वहाँ बेचैन हो रही थी। उसका दिल भी अपने बच्ची के लिए रो रहा था। अपने साहब के सीने से लगकर सुकून पाना चाहती थी, जो कि इन 7 सालों में कभी उसे नसीब नहीं हुआ। विश्वा के पास गणेश था जिससे वो अपना दर्द तकलीफ भूल जाता था, पर सांझ के पास ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ विश्वा और गणेश को अपने ख्यालों में ही सोचती थी। चेहरा कमज़ोर पड़ गया था, आंखें पथरीली हो गई थी, सही से सोती नहीं थी वो। चांद में ही अपने बच्चे और अपने साहब को तलाशा करती थी। सांझ के लिए ये 2 दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे 2 दिन बीत गया। सांझ आज अपनी सज़ा काट कर यहाँ से निकलने वाली थी। सांझ बहुत खुश थी और दुखी भी थी कि अब वो अपने कैदी साथियों से दूर चली जाएगी। एक अपनापन सा हो गया था उन लोगों के साथ। 7 साल वो उन सबके साथ रही। अब सांझ को रोते हुए विदा कर रहे थे। सांझ सबसे मिली और वहाँ से इंस्पेक्टर देव के साथ बाहर चली आई। सांझ के कपड़े जो यहाँ आते ही जब्त हो गए थे उन्हें वापस सांझ को दे दिए गए। सांझ अपनी पहले वाली साड़ी पहन ली। साड़ी पहनते वक्त उसे विश्वा की याद आ गई। बाबा, जब मैं आई से मिलूँगा तब उन्हें क्या दूँगा? गणेश विश्वा से पूछा, जो आईने के सामने खड़ा होकर अपने अपने बाल कंघी कर रहे थे। वो तुम खुद डिसाइड करो। आप क्या दिए थे आई को जब वो पहली बार आपसे मिली थी? गणेश की इस सवाल से विश्वा को होटल वाला सीन याद आ गया। वो उन यादों में खो गया। बाबा, कुछ बोलो ना, मैं आई को क्या दूँ? कुछ भी दे दो, तुम्हारी आई को पसंद ही आएगा जो तुम उन्हें दोगी। मैं ना आई को अपने सारे खिलौने दे दूँगा। गणेश खुश होकर कहा तो विश्वा उसे अपनी गोद में उठा लिया। आई आएंगी तब उन्हें दे देना जो चाहो, फिलहाल अभी आप स्कूल जाओ। वैभव नीचे खड़ा था। उसके साथ एक 5 साल की बेटी भी थी। स्कूल ड्रेस में खड़ी थी। विश्वा को आते हुए देखी तो वो उससे जाकर लिपट गई। विश्वा गणेश को अपनी गोद से उतारा और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैसी है हमारी प्रिंसेस? एकदम बढ़िया चाचू, कहकर वो विश्वा के गाल चूम ली। डैडा को परेशानी तो नहीं करती ना? नो चाचू, आपकी प्रिंसेस गुड गर्ल है, बस थोड़ा थोड़ा तंग करती हूँ डैडा को, कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। वैभव अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वैभव दोनों बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने चला गया। विश्वा अपनी सांझ को लेने सेंट्रल जेल चला गया। 7 सालों के बाद वो अपनी सांझ का दीदार करेगा। जाने वो कैसी होगी। विश्वा अपनी गाड़ी लिए बाहर खड़ा था। सांझ जेल के लीगल कामों को कर रही थी। कुछ पेपर पर साइन वगैरह करने होते हैं। सब काम होने के बाद सांझ जेल से बाहर निकल गई। एक तरफ विश्वा खड़ा था, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले। विश्वा हमेशा से सांझ की ताकत बनना चाहता था, इसलिए कभी वो सांझ से मिलने जेल नहीं गया। वो जानता था उसे देखते ही सांझ कमज़ोर पड़ जाएगी और वो भी खुद को काबू नहीं कर पाएगा। सांझ इधर उधर अपनी आंखों से देख रही थी। उसके लिए हर चीज़ नई लग रही थी। बाहर की ताज़ी हवा कितने सालों के बाद वो खा रही थी। उसकी नज़र विश्वा पर गई तो वो पुतली की तरह खड़ी उसे निहारने लगी। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन वो ये चेहरा नहीं देखी थी। पहले से विश्वा काफ़ी बदल गया था। सांझ बस उसे दूर से ही निहारे जा रही थी। विश्वा उसे देखा तो देखता ही रह गया। कुछ भी तो नहीं बदला था उसमें, बस चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। चेहरा पहले की तरह चमकता नहीं था। होंठ सूख गए थे। दुबली पतली तो पहले भी थी वो। सांझ भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ उसका दिल शोर कर रहा था।
विश्वा भी उसकी तरफ बढ़ चला। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। तुम कितनी बदल गई हो सांझ। आप भी कितने बदल गए हैं साहब। ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रखने लगे आप। पता है एकदम जंगली जानवर लग रहे हैं। एक बार और कहो ना। क्या साहब। सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। साहब 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 सांझ बोली तो विश्वा खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों सड़क किनारे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। 7 सालों की ये तड़प आज जाकर मिटी थी। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे। सांझ विश्वा से अलग हुई और उसके सीने पर मुक्का मारने लगी। आपको हमारी याद कभी नहीं आई ना। आप आप हमसे इश्क नहीं करते अब। हम पहले की तरह नहीं दिखते ना अब। हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ जो आ गई हैं। ऐसा सोचना भी मत। तुम 80 साल की भी हो जाओगी ना तभी भी ये विश्वा अपनी सांझ को टूट कर चाहेगा। विश्वा कहा तो सांझ उसके सीने में सिमट गई। विश्वा सांझ को लेकर वहाँ से निकल गया। विश्वा उसे गणेश के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर सांझ की आंखों में आंसू के साथ होंठों पर मुस्कुराहट भी बनी हुई थी। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। पता नहीं उसका गणेश कैसा दिखता होगा। गोद में ही था जब वो उसे वैभव के हाथों में दे दी थी। अब तो वो उछलने कूदने लगा था। शाम को गणेश वैभव के साथ अपने घर आया। स्कूल से डायरेक्ट वो वैभव के घर चला गया था, जहाँ रूपा के साथ वो खूब मस्ती किया। वैभव की बेटी पारुल, जिसे वो प्यार से पारू कहकर बुलाता था, उसके साथ भी वो खूब मस्ती किया। बाबा बाबा गणेश घर में घुसते ही विश्वा को पुकारने लगा। किचन में खड़ी सांझ अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रो पड़ी। पास खड़ा विश्वा उसके आंसू साफ कर दिया। साहब हमारा बच्चा, हमारा गणेश। ओह जाओ, बहुत इंतज़ार किया है मेरे बेटे ने अपनी आई का। विश्वा कहा तो सांझ हिम्मत करके बाहर आई। विश्वा भी उसके पीछे ही खड़ा था। गणेश, वो भावुक होकर बोली तो गणेश उसे देख कर चीखा। आई बाबा, ये मेरी आई है ना। हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हारी आई बहुत जल्द तुम्हारे पास आएंगी। देखो आ गई ना। विश्वा कहा तो गणेश एक टूक सांझ को देखने लगा। वैभव भी सांझ को देखकर खुश हो गया था। सांझ घुटनों के बल बैठ गई। वो रोते हुए गणेश को अपने पास आने का इशारा की तो वो भागता हुआ सांझ के पास चला गया, लेकिन उसके कदम रुक गए। वो पीछे होने लगा। सांझ कुछ समझ नहीं पाई। वैभव विश्वा भी गणेश को हैरानी से देख रही थी। गणेश अपने कमरे में भाग गिर गया और रस्सी लेकर नीचे आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले गणेश जाकर सांझ के हाथ बांधने लगा। सांझ प्यार से उसे निहार रही थी। अब आप कहीं भाग नहीं पाएंगी। उसकी बात सुनकर सबके होंठों पर मुस्कान फैल गई। पर मेरे पैर तो खुले हैं, मैं तो अभी भी भाग जाऊंगी। सांझ अपने लाडले को देखकर बोली। पर रस्सी तो खत्म हो गई, क्या करूं। कुछ सोचकर गणेश अपने गले से टाई निकालकर सांझ के पैरों को उससे बांध दिया, पर वो सही से बंधी नहीं। बाबा अपना फ़ोन दो ना। विश्वा तुरंत उसे अपना फ़ोन दे दिया। गणेश फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सांझ से कहा, आपकी रस्सी तभी खुलेगी जब आप मेरी बात मानोगी। सांझ रोते हुए अपना सिर हिला दी। बोलो, आप अब अपने गणेश को छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं अपने गणेश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। सांझ रोते हुए बोली, देखना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा अगर आप मुझे छोड़कर गई तो। कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, अब तो मेरी रस्सी खोल दो। सांझ बोली तो गणेश फट सी उसकी रस्सी खोल दिया। सांझ कसकर गणेश को अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा ली। गणेश भी अपनी आई को पकड़कर रोने लगा। वैभव विश्वा उन्हें देखकर मुस्कुरा भी रहे थे और उनकी आंखें भी नम थी। सांझ पागलों की तरह गणेश के चेहरे को चूम रही थी, जैसे वो 7 सालों की ममता एक ही दिन में गणेश के ऊपर बरसा देगी। गणेश अपनी आई का प्यार देखकर खुश हो गया था। वो बहुत खुश था। आखिरकार उसकी आई उसके पास वापस जो आ गई थी। कुछ दिन बाद, ये भगवान, मैंने इतने सारे मोदक बनाकर प्लेट में रखा, कहाँ गए सब। इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए। सांझ किचन में आती हुई बोली। उसने बप्पा की भोग के लिए मोदक बनाकर वहीं किचन की स्लैब पर रख दिए थे।
वापस आई तो सारे मोदक खत्म हो गए थे, एक दो ही बचे थे। आई, वो मोदक मैंने खा लिए। गणेश अपने पेट पर हाथ फेर कर कहा और एक डकार मार ली। गड़ू, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम मोदक को हाथ भी नहीं लगाओगी। अब मैं पप्पा को क्या भोग लगाऊंगी? सांझ उसका कान खींचते हुए बोली। आह, आई, दुख रहा है। गणेश कहा तो सांझ तुरंत ही उसका कान छोड़ दी। आई, आप ही तो कहती हैं ना कि मैं पप्पा की तरह ही हूँ, तो फिर मोदक मैं खाऊं या पप्पा, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी के बीच? विश्वा किचन में आकर बोला। कुछ नहीं बाबा, वो आई कह रही थी कि आजकल आप उनसे प्यार नहीं करते, आपकी शिकायत कर रही थी। आई, बदमाश। सांझ उसे मारने को हुई, उससे पहले गणेश वहाँ से बाहर भाग गया। तो बेटे से मेरी शिकायत की जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है साहब, वो ऐसे ही बोल दिया है। सांझ उसे देख कर बोली। पर मुझे तो तुम्हारी शिकायत दूर करनी पड़ेगी ना, कहकर वो सांझ की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रात को तुम्हारी सारी शिकायत दूर करूँगा, कहकर विश्वा उसके गाल को चूम लिया। सांझ के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान तैर गई। साहब, आप बप्पा की मूर्ति ले आए? सब लोग कब तक आएंगे? बस कुछ ही देर में आ जाएंगे, तुम जाकर पहले तैयार हो जाओ, वरना काम में ही उलझी रहोगी। विश्वा कहा तो सांझ फटाफट तैयार होने चली गई। गणेश चतुर्थी थी आज, और सब इसे विश्वा के घर फिर ही मनाने वाले थे। सांझ ऑलमोस्ट सब कुछ कर दी थी, जो रह गया था उसे विश्वा पूरा कर दिया। वैभव रूपा अपनी बेटी के साथ आ गए थे। पारुल गणेश के साथ खेलने लगी। वर्षा और सक्षम भी कुछ देर बाद आ गए। उनकी भी एक प्यारी सी बेटी थी जो सक्षम के ऊपर गई थी। वो दोनों 6 साल पहले ही शादी कर चुके थे, पर वर्षा की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन था, इसलिए उसे बेबी बहुत टाइम बाद हुआ। वर्षा को लगता था कि शायद वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, मगर ईश्वर की जब मर्जी होती है तभी वो कुछ देते हैं। 1 साल पहले वो वर्षा की गोद में एक नन्ही सी परी को दे दी, जो उनके घर को खुशियों से भर दी। गणेश और पारुल दोनों अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगे। वर्षा रूपा के साथ चली गई। वैभव, सक्षम, विश्वा तीनों आसपास में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद सांस तैयार होकर नीचे आई। पीले रंग की साड़ी जिसकी बॉर्डर हरे रंग की थी। पहले तो बेहद खूबसूरत लग रही थी, कितने सालों के बाद वो आज श्रृंगार की थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, पैरों में पायल और बिछिया, नाक में मराठी नथनी पहनी हुई थी। विश्वा तो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था। वैभव उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अभी मुंह बंद कर, तेरी ही है वो। वैभव कहा तो विश्वा झेंप गया। सांझ सबसे मुस्कुराकर मिली। सक्षम वर्षा के रिश्ते के बारे में वो पहले से ही जानती थी। वैभव उसे खुद सब कुछ बता दिया था। कैसे वो सक्षम के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया, कैसे वर्षा सक्षम को किसी और के साथ देख कर जली, कैसे उसने अपने दिल की बात सक्षम को बताई। वैभव सब कुछ उसे बताया। सांझ जब ये सब सुनी थी तब उसे वैभव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, दोस्तों के लिए तो जान भी कुर्बान है। ये गर्लफ्रेंड बनना तो बहुत छोटी सी बात थी। सांझ और विश्वा दोनों साथ में मिलकर बप्पा की पूजा की। हमेशा की तरह सांझ अपने सिर पर पल्लू रखी, पहले बप्पा को प्रणाम की, फिर विश्वा के पैर को छू ली। विश्वा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो जानता था दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उसकी सांझ कभी नहीं बदल सकती। गणेश भी बप्पा को प्रणाम किया, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आई बाबा के पैर को छू लिया। दोनों ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। सब लोग साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। गणेश पारुल के साथ अपने कमरे में खेल रहा था। विश्वा सांझ के आने से मुस्कुराने लगा था, वरना पहले तो वो मुस्कुराता भी नहीं था। सांझ की गोद में वर्षा की बेटी थी जिससे सांझ खेल रही थी। वो बार बार सांझ की नथनी को छू रही थी। सांझ उसकी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। विश्वा अपनी सांझ को देख मुस्कुरा रहा था। रात को सांझ अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने चली गई। विश्वा उसी का इंतजार कर रहा था। गणेश खा पी कर बहुत पहले ही अपने कमरे में सो गया था। सांझ के आते ही विश्वा उसे पीछे से बाहों में भर लिया। साहब, आप भी ना कभी कभी डरा देते हैं हमें, सांझ बोली तो विश्वा मुस्कुरा उठा।
वो विश्वा के अचानक गले लगाने से थोड़ा डर गई थी। विश्वा सांझ को अपनी तरफ घुमा दिया। सांझ उसकी आंखों में देखने लगी। चलो तुम्हारी शिकायत दूर करते हैं, कहकर विश्वा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सांझ मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे। विश्वा उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। सांझ अपनी आंखें मूंद ली, तभी गणेश कमरे में आ धमका। दोनों बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह एक दूसरे से अलग हो गए। गणेश सीधा सांझ के पास चला गया। क्या हुआ मेरे गड़ू को? वो प्यार से पूछी। आई, मुझे नींद नहीं आ रही। आप कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ ना। तो मेरे गड़ू को स्टोरी सुननी है। गणेश जी की कहानी सुनोगे? हाँ। गणेश जी जोर से हंस बोला तो सांझ उसे गणेश जी की कहानी सुनाने लगी। पास बैठा विश्वा मुँह फुलाए सांझ को देख रहा था। सांझ उसे रिक्वेस्ट भरी नज़र से देख रही थी। कुछ देर बाद जब गणेश ने अपनी आंखें मूंद ली तब विश्वा फिर से सांझ के होठों की तरफ बढ़ गया, पर उसकी नज़र गणेश पर चली गई जो आंखें खोली विश्वा को देख रहा था। वो मैं बस तकिया ले रहा था, कहकर वो सांझ के पास रखी तकिया उठा लिया और मुंह बनाते हुए वहीं लेट गया। उसकी शक्ल देखकर सांझ को खूब हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद गणेश सच में सो गया तो सांझ उसे अच्छे से सुलाकर विश्वा की तरफ आ गई। साहब, सांझ उसके कान में बोली तो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने सांझ को देखकर फिर पीछे घूमकर गणेश को देखा जो सुकून से सो रहा था। विश्वा आँव देखा ना ताव, वो अपने ऊपर खींच लिया। दोनों इश्क की कश्ती में डूबने चले गए थे। कुछ दिन बाद सांझ को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे इलेक्शन में खड़े होने के लिए बोली। सांझ विश्वा से पूछी कि उसे ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए या नहीं। पुणे की जनता चाहती थी कि सांझ इलेक्शन में खड़ी हो। विश्वा सब कुछ सांझ की मर्जी पर छोड़ दिया। सांझ इलेक्शन में खड़ी हुई और जीत गई। पुणे की औरतें सांझ को ही वोट दी थी। सांझ पुणे इलाके की विधायक बन चुकी थी, पर उसमें घमंड जरा भी नहीं था। वो सबकी बातें सुनती थी और सभी की मदद भी करती थी। अम्मा जी की तरह जो लोग कोठे पर लड़कियों से धंधा करवाते थे, सांझ उन सबको गिरफ्तार करवा दी। सांझ के काम से सब बेहद खुश थे। लड़कियां अब देर रात तक सड़कों पर घूमने लगी थी। सांझ के डर से कोई छिछोरे किसी भी लड़की को छेड़ते नहीं थे। सांझ ने बड़ी कड़ी सज़ा सुना देती थी। सांझ के कहने पर वहाँ की पुलिस भी तुरंत ही एक्शन में आ जाती, वरना कब सांझ का दिमाग घूमा और उनका ट्रांसफ़र लेटर उनके हाथ में वो थमा दे। सांझ पूरे शहर के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाल लेती थी। एक औरत ही है जो घर के साथ साथ बाहर के काम भी संभाल लेती है। एक औरत ही है जो घर में बेलन चलाकर अपने परिवार का पालन करती है, तो उन्हीं हाथों से कलम चलाकर समाज का कल्याण करती है। विश्वा और सांझ के इश्क का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा।